आज 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। यहां वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन जाएंगी निर्मला सीतारमण। तो आज 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन निर्मला सीतारमण जाएंगी, जिसके बाद अंतरिम बजट जो है वो पेश किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण का ये 6वां बजट है जिसको आज वो पेश करती नजर आएंगी। इस बजट से खासा उम्मीदें हैं तमाम लोगों को, तमाम जो वर्ग हैं, किसान वर्ग हो गया, उद्योग वर्ग को तमाम उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि चुनावी साल भी है ये, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। तो उससे पहले इस अंतरिम बजट से तमाम जो वर्ग हैं वो उम्मीद लगाए हुए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी। 11 बजे अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति से बजट की मंजूरी लेगी पहले वित्त मंत्री और उसके बाद बजट पेश किया जाएगा। 6वां बजट पेश करेंगी आज निर्मला सीतारमण, जहां पर बजट 2024-25 जो है इसमें क्या कुछ खास होने वाला है ये देखने को मिलेगा, क्योंकि तमाम किसानों की बात कर ले, उद्योग वर्ग की बात कर ले, वो उम्मीद लगाए हुए हैं इस बजट से कि कुछ राहत मिलेगी। टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी इस बजट से उम्मीदें लगाए हुए हैं, क्योंकि चुनावी साल भी है, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है। तो लोगों को खुश करने के लिए इस बजट में कुछ खास चीजें देखी जा सकती हैं। ये तमाम जो उम्मीदें हैं ये तेज हो गई हैं फिलहाल के लिए। किसानों पर सरकार खास ध्यान देगी ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। तो उससे पहले किसानों के लिए सम्मान निधि को बढ़ाया जा सकता है कहा जा रहा है। तो बजट भारत को 2047 तक किस तरीके से आगे बढ़ाएगा, देश को रोजगार की दरकार यह बजट पेश करेगा। साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी पहल इस बजट में हो सकती है। पेंशन योजना का निकल सकता है कोई समाधान। पेंशन योजना को लेकर इस बजट में कुछ खास हो सकता है कहा जा रहा है। बुनियादी ढांचागत विकास को मिलेगी प्राथमिकता। शिक्षा, स्वास्थ्य पर ठोस पहल भी इस बजट में हो सकती है। सरल सहज हो नई प्रत्यक्ष कर संहिता। तो देखना होगा कि कितना ये खास बजट होने वाला है। अंतरिम बजट को लेकर हर वर्ग को खासा उम्मीदें हैं। जयपुर में महिलाओं और छात्रों को भी बजट से उम्मीदें हैं। आज सदन में ये बजट पेश किया जाएगा और इस अंतरिम बजट को निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। मुझे उम्मीदें है कि जो स्किल डेवलपमेंट के जो भी कोर्सेज वगैरह है, जो नए जो प्रधानमंत्री स्किल योजना जो होती है उसके अंदर जो भी कोर्सेज वगैरह जो वो नए कोर्सेज ऐड किए जाए और जो है बहुत ही चीप रेट पे जो इनको प्रोवाइड करवाया जाए, जैसे हम जो स्टूडेंट्स वगैरह है वो और पढ़ सके इनके लिए, और जो है नई हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा हो, जिससे कि हम जो है अच्छी जॉब हमें प्रोवाइड हो सके और हमें जो है फ्यूचर में जो है एक स्किल्ड एम्प्लॉय हम जो है बन के रह सके। सर, मैं नए बजट से ये चाहती हूँ कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, नई एमएसएमईज डाली जा सके। गवर्नमेंट्स को ऐसी नई स्कीम्स और इंसेंटिव्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए जिस वजह से जो एंटरप्रेन्योर है उनको एमएसएमईज और स्मॉल यूनिट्स डालने के लिए बढ़ावा मिल सके। लोन के अंदर उन्हें अच्छा डिस्काउंट और रिबेट देनी चाहिए। एज अ यूथ गवर्नमेंट को ट्रेनिंग और अच्छी रिक्रूटमेंट सर्विसेज अलॉट करनी चाहिए, ताकि जो यूथ्स है उनको अच्छी ट्रेनिंग मिल सके, ताकि उनसे जॉब के टाइम पे उनसे ये नहीं बोला जाए कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। एक फ्रेशर्स को भी अच्छी ट्रेनिंग एंड ऑल सब प्रोवाइड करवाई जाए। मैं यही चाहती हूँ नए बजट से। महिला होने के नाते मैं यही चाहूंगी कि हमारी किचन जो है वो हमारे हाथ में आ जाए, तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, टैक्स स्लैब जो है वो कहीं बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि वो भी कम हो, ताकि वर्किंग जो लेडीज है या कोई भी महिलाएं काम कर रही है
तो वो अपने आप को उस अपने दायरे में रह के अपने आप को अच्छे से रह पाए और खुश रहें कि हाँ, हम जो कमा रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे लिए संतुष्टिप्रद है और फैमिली को, बच्चों को अच्छे से देख पाए। यही मैं उम्मीद करती हूँ बजट में कि ऐसी कोई चीज हो तो महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हो पाए। गैस सिलेंडर की रेट्स हैं, ये बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उससे हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। हम चाहते हैं कि जो कल आज बजट पेश होने वाला है कि आए दिन जो सामान की रेट बढ़ती जा रही है राशन की, तो हमारे अकॉर्डिंग वो हमारे हित में हो। जो भी बजट पेश होने वाला है, घरेलू गैस वगैरह जो भी है, जो मतलब हमारी रसोई में जो हमारे हित में हो, तो वो हमारे हित में ही आना चाहिए। जो भी मतलब ज्यादा दर बढ़ के ना आए, जो हमारी रसोई का खर्चा ना बढ़े। तो वहीं राजस्थान में बजट को लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है, जहां पर बजट को लेकर सियासी बयानबाजी हो रही है और बीजेपी ने बजट के बेहतर होने की उम्मीद यहां पर जताई है। राजस्थान का आशीर्वाद रहा है। अब हमारी सरकार को बने हुए कुछ महीने ही हुए हैं, आप देख रहे हो कि किस तरह से केंद्र लगातार राजस्थान का सहयोग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि हर क्षेत्र के अंदर केंद्र से हमें अतिरिक्त पैसा मिलेगा, जिससे हम राजस्थान का विकास कर सके। क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार में कोई विकास कार्य नहीं हुए और खजाना भी राजस्थान का पूरा खाली है, क्योंकि कांग्रेस ने अर्थव्यवस्था पूरी बिगाड़ के रख दी। फ्री की रेवड़ियां बांट के, फ्री की घोषणाएं करके और भ्रष्टाचार से सारा पैसा राजस्थान के खजाने का उन्होंने लूट लिया। तो हमें उम्मीद है कि केंद्र राजस्थान का खजाना भरेगा और हम जनता के विकास के लिए, भलाई के लिए काम करेंगे। देखिए, राजस्थान के लिए ये क्या करते हैं इसकी उम्मीद तो हमको कम है कि कुछ करेंगे, क्योंकि 25 में से 25 सांसद 2 बार दे दिए इनको। उसके बावजूद भी राजस्थान को न तो कोई विशेष पैकेज पानी के लिए मिला है, न कोई दूसरे कामों में मिला है, न कोई रेलवे का हो चाहे और कोई हो। अभी तो शायद लेखानुदान मांगे आएंगी और पारित करेंगी। बजट तो शायद जून जुलाई में दोबारा गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में आएगा, लेकिन इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनको विकास के नाम से वोट नहीं लेने। जो मुद्दों पे ये 2014 में आए थे, उन मुद्दों का बात नहीं करनी, उन मुद्दों का सॉल्यूशन इनको नहीं करना। इनको तो केवल धर्म के आधार के ऊपर और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके केवल अपनी राजनीतिक रोटियां ये सेकते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोग समझ गए हैं और अब ऐसा नहीं होगा कि ये लोग बाग दोबारा सत्ता में आएंगे। इसलिए उम्मीद राजस्थान के लिए हम उम्मीद करते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, ये मेरा मानना है। तो वहीं जयपुर में फाइनेंस के जानकारों को भी बजट को लेकर मोदी सरकार से काफी उम्मीदें हैं। जयपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को टैक्स में छूट की उम्मीद है। अभी लोगों को मोदी सरकार से काफी उम्मीदें हैं और हमें लगता है कि मोदी सरकार की तरफ से अब की बार जो टैक्स स्लैब्स हैं उनके अंदर छूट की सीमा बढ़ानी चाहिए। अभी जैसे एक नई स्कीम के अंदर 7 लाख रुपए की आय पर वेतन वालों के लिए अभी कोई टैक्स नहीं है। मुझे लगता है उसकी एक्सपेक्टेशन लोगों को यह है कि कम से कम 10 लाख रुपए उस स्लैब को किया जाना चाहिए। अगर वो 10 लाख की स्लैब पे जाएगा तो जो मध्यम वाले जो सैलरीड आदमी हैं उनको एक काफी फर्क पड़ेगा और टैक्स का बेनिफिट होगा तो पब्लिक में ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक बेनिफिट और ग्रोथ में भी जाएगा। सर, सभी ये देख रहे हैं कि जो इनकम टैक्स का स्लैब है और कई सारी जैसे छूटें जो चल रही है उनको 5-5-7 साल हो गया और अभी तक कोई चेंज नहीं करा, न बढ़ाया न क्या कराया। तो इस वजह से सबकी एक्सपेक्टेशन है कि इसमें सब में छूटें बढ़ाई जाए और स्लैब को भी 10 लाख तक करा जाए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। और सैलरी क्लास तो सबसे ज्यादा अभी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको हर साल अपनी सैलरी का 1/3 हिस्सा टैक्स में चला जाता है। तो इस बीच निर्मला सीतारमण पहुंची हैं भवन, जहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लाल बक्से के साथ। आज वो दिन है जब अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार 6वां बजट निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी। इसको लेकर तमाम जो वर्ग हैं उनको खासा उम्मीदें हैं, टैक्स में छूट मिल सकती है, ये भी लोग उम्मीद लगाए हुए हैं। आज 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। ये अंतरिम बजट होगा और इस साल होने वाले चुनाव के बाद पूर्ण बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो यानी ये चुनाव हो जाएंगे
लोकसभा के, तो उसके बाद पूर्ण बजट जो है वो पेश किया जाएगा। मोदी सरकार के 2 कार्यकाल में कई बड़े बदलाव देखने को मिले। इनमें से सबसे अहम जो है वो देखने को मिला जब 2019 में तमाम बड़ी घोषणाएं की गई मोदी सरकार द्वारा। हालांकि अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बजट में आखिर क्या कुछ खास होगा। तो आज मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट है ये, चुनाव होने के बाद पूर्ण बजट जो है वो पेश किया जाएगा। उससे पहले तमाम जो वर्ग हैं वो, जैसा कि हम बता रहे हैं कि खासा उम्मीदें लगाए हुए हैं। जिस तरीके से चुनाव से पहले का ये बजट है तो इसमें कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं, इसको लेकर बात कही जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जो पिछला बजट 2019 का रहा था अंतरिम बजट, उसमें कई बड़ी घोषणाएं की गई थी, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का तोहफा दिया गया था और भी तमाम चीजें। TDS लिमिट में बढ़ोतरी की गई थी, रोजगार के लिए खास ऐलान किए गए थे। तो इस बार के अंतरिम बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज 11 बजे बजट पेश किया जाना है। अंतरिम बजट है ये, लगातार दूसरा अंतरिम बजट है ये, जिसके बाद चुनावों के बाद पूर्ण बजट जो है वो पेश किया जाएगा। वही बजट पर तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम हमारे जो मेहमान है वो जुड़ गए हैं। तारुफ आपका करा देते हैं उनसे। राकेश सिंह परमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक पांडे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण सिंघल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राकेश सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से ये बजट जो है अंतरिम बजट के बाद हालांकि पूर्ण बजट जो पेश किया जाएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बजट में आखिर क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि तमाम जो वर्ग है वो उम्मीदें लगाए हुए हैं। नमस्कार पैनलिस्टों के साथ आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, एक तो पहले अंतरिम बजट है तो बहुत ज्यादा इसमें कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है। दूसरा क्या है कि इस सरकार के कार्यकाल का ये अंतिम बजट है, तो नरेंद्र मोदी अमूमन क्या है कि चुनावी लाभ वाभ देकर के बहुत ज्यादा करते नहीं है। मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी आम आदमी को फोकस करके कुछ करेंगे। जैसे पहले वो किसान सम्मान निधि वगैरह था, उसमें कुछ बढ़ावा घटावा होगा। हमारे आज के चर्चा का कोई मतलब नहीं है, बजट बन गया है, लेकिन हम लोग चर्चा इस बात पर कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री चर्चा का मतलब है ना, क्योंकि तमाम जो लोग हैं उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो उनकी जो बजट से पहले जो तमाम लोग, चाहे टूरिज्म की हम बात कर लें या फिर किसान सेक्टर की हम बात कर लें, तो वो पहले से उम्मीदें जो लगाए हुए हैं उन पर चर्चा तो होनी बेहद जरूरी है। अगर वो चीज नहीं भी होती है तो भी लोगों की बात सुननी बेहद जरूरी है। मैं वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि चर्चा करने से अब बजट में बदलाव नहीं होगा, वो हो चुका है। उम्मीद जो है, हम उम्मीदों पर चर्चा करते थे कि हमारे देश में ना कई चीजें हैं जिस पर बड़ा गंभीरता से विचार करना चाहिए, लेकिन अब तक किसी ने नहीं किया। देखिए, सरकार 2 तरह से वसूली करती है, हम उसको वसूली बोलते हैं, तो डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में हम सब लोग हैं, हम कोई चीज खरीदते हैं, टॉफी, चॉकलेट, चाय, दूध, वो उसमें टैक्स जाता है, कई बार जाता है। हम टैक्स के मकड़जाल में इतना उलझे हुए हैं कि आम आदमी को समझ में नहीं आता कि हम एक ही चीज पर कितना बार टैक्स दे रहे हैं। उससे आम जन को राहत मिलेगी, सरकार को कमाई बढ़ेगी, तब जब डायरेक्ट टैक्सेस पर सरकार का फोकस होगा। अब देखिए, हम 140-50 करोड़ के लोग हैं, लेकिन इनकम टैक्स में पैन कार्ड जानते हैं कितने लोगों के पास है? 2% लोगों के पास भी पैन कार्ड नहीं है। और जिनके पास पैन कार्ड है उनमें टैक्स भरने वाले लोगों की संख्या, मान लीजिए 100 आदमी के पास पैन कार्ड है तो 10 आदमी टैक्स भरता है। उस 10 आदमी में 5 आदमी तो सीलिंग रेट से ऊपर जाता ही नहीं। मतलब अगर TDS से कमाई नहीं है तो कोई आमजन देता नहीं है। मजे की बात है कि 50 लाख की गाड़ी में आता है और 1.5 लाख का टैक्स भरता है। इस विषय पर अगर सरकार करेगी तो जो सरकार अनाप शनाप, जैसे एक गाड़ी का, मैं लखनऊ तक जाता हूँ ना, 600 रुपया 800 रुपया आगरे तक का टैक्स लग जाता है, तो उसे राहत होगा, आम जन को ही राहत होगा। क्योंकि आप कमाई ज्यादा है कि 100 आदमी से 1-1 रुपया आएगा तो 100 रुपया आएगा। अब 100 रुपया नहीं आ रहा तो एक ही आदमी से 100 रुपया वसूलना पड़ रहा है। इस विषय पर सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और इसका कोई व्यापक इंतजाम मैं आज तक किसी भी सरकार का, क्योंकि देखिए टैक्स का स्लैब बढ़ जाएगा, वोट कम हो जाएगा। हम 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं,
या टैक्स पर बजट में ही फर्क पड़ने वाला है। हम 200 यूनिट बिजली दे रहे हैं, हम कुछ जो फ्री चीज दे रहे हैं ना, आप समझो सबसे ज्यादा महंगा होता है। रेवड़ी कल्चर की आप बात कर रहे हैं? कुछ भी जो जैसे कि किसान सम्मान निधि हो, कहां से आ मुफ्त में नहीं आ रहा है, वो उसी किसान को कास्ट कर रहा है, क्योंकि किसान पर और उसके उर्वरक पर टैक्स बढ़ गया, उसके बीज पर टैक्स बढ़ गया, उसके उपकरण बनाने वाले चीजों पर टैक्स बढ़ गया। उसको 600 रुपया, उसके 6000 के बराबर उसको पड़ रहा है। 600 रुपया मुफ्त में मिला, 6000 रुपया उसको कास्ट हो रहा है। इस विषय पर सरकार अगर विचार करेगी तो मुझे समझ में आ रहा है ना कि आम जन को राहत मिलेगा, जो मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये चुनावी बजट है, इसमें महिला को कुछ दे देंगे, किसान को कुछ दे देंगे, नौजवान को कुछ दे देंगे, बस उससे कुछ नहीं होगा। आम बजट जब आएगा उसको इन सब चीजों को आपका ये लोग सुनेंगे ना, उनके सरकार वाले लोग, तो उनको विचार आएगा कि यार आम जन को ये चर्चा है कि टैक्स इस स्लैब बढ़ाने की जगह टैक्स का इसको वो बढ़ाया जाए आम जन तक, तब जाकर के होगा। तो आप कह रहे हैं कि इस बजट में ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलने वाला है। आलोक जी, जैसे कि राकेश जी कह रहे हैं इस बजट में कुछ खास देखने को नहीं मिलना, हालांकि रेवड़ी कल्चर की वो बात कर रहे थे कि इसमें महिलाओं के लिए कुछ कर दिया जाएगा, किसानों के लिए थोड़ा बहुत जैसे रेवड़ी बांटी जाती है वो कर दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बजट पेश करने से पहले एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो 19 रुपए महंगा हो गया है, तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? निशु जी, इसका मतलब ये है कि सरकार किचन महंगा कर रही है, और आपने अभी दिखाया कि सारी हमारी जो बहनें होकर किचन सस्ती करो, तो सरकार ने बजट आने के पहले बता दिया कि आपको कुछ सस्ता नहीं करने जा रहे हैं। पहला ये संकेत मिलता है। दूसरी बात रही कि जो फ्री बीज की बात कर रहे हैं, फ्री बीज एक हद तक जायज भी होता है, गरीब देश है और भारत समाज कल्याणकारी देश के रूप में रहा है भारत हमेशा, तो उनकी गरीबों की मदद करना जिससे उनका जीवन आसान हो जाए, ये इतना बुरा नहीं जितना कि बताया जाता है। क्योंकि हम कॉर्पोरेट टैक्स में भी छूट देते हैं, उसको लेकर तो कोई कुछ नहीं कहता। गरीब आदमी के लिए 6000 रुपये महीने दे दिया तो सबको बहुत अखरता है, कह रहे बाप रे बहुत नुकसान हो गया गरीब आदमी का। अगर ऐसा है तो फिर अमीर आदमी को कॉर्पोरेट टैक्स में छूट क्यों दे दी जाती है? उनको भी ना दी जाए छूट, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को छूट मिलती है तो कोई तकलीफ नहीं है। आम आदमी की जेब में कुछ पैसा जाता है, इस देश के विशेषज्ञों को बहुत सारी तकलीफ हो जाती है। इसलिए मैं मानता हूं कि समाज, जब भारत वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर स्कीम तो रहेंगी। अब देखना इतना है कि वेलफेयर स्कीम जो है वो सरकार की जो बजट है, जो उसकी क्षमता है, उससे ज्यादा ना हो जाए, वो लॉस में न चली जाए। इस बात का संतुलन, और भारतीय सरकार उस संतुलन को रखती है। लेकिन अगर जिसके पास 5 बीघे से जमीन कम है उसको साल में अगर 6000 रुपए की मदद हो जाती है तो ऐसा कोई बड़ा सरकार घाटा नहीं सहती है। और अगर सरकार इतना खराब काम कर रही होती तो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था नहीं बनती। इसलिए सरकार का काम ही यही है कि जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, जो प्रॉस्परस हैं, उनसे तो टैक्स के रूप में पैसा ज्यादा ले, लेकिन जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनको बहुत जरूरत है, उनको वो प्रदान करे। यही सरकार पिता की तरह होती है निशु जी। तो इसलिए अगर एक बच्चे के पास ज्यादा कुछ है तो माता पिता हमारे सामान्य जीवन में भी यही करते हैं कि उस बच्चे से कहते हैं कि जरा छोटे वाले की मदद कर दो। यहाँ सरकार पैसा लेके मदद करती है। दूसरी बात रही, बजट में कुछ ना कुछ बेहतर आएगा जरूर, क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो अर्थतंत्र को, बजट को राजनीतिक टूल के रूप में उपयोग करती ही करती हैं। तो मैं मानता हूं कोई ना कोई लोक लुभावन नारा या कोई ना कोई लोक लुभावन योजना जरूर आए। ठीक है, प्रवीण सिंघल जी, आपको क्या लग रहा है इस बजट में क्या कुछ खास देखने को मिले? जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे साथ मौजूद है राकेश सिंह ने बताया कि बजट जो है वो डिसाइड हो चुका है, लेकिन लोग कयास तो लगाते हैं, उम्मीदें तो लगाते हैं, तो आपको क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? उम्मीद में दुनिया कायम है जी। उम्मीद है हमें कुछ मिलेगा, कुछ हमें उम्मीद है कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर कुछ कर में छूट मिलेगी, और खासकर जो न्यू टैक्स रिजीम है उसका कुछ दायरा बढ़ाया जाएगा। और हमें यह भी उम्मीद है कि जो एनपीएस है, जो लास्ट ईयर बंद कर दी गई थी न्यू स्कीम के लिए, उसको दोबारा लागू किया जाएगा। उसकी काफी डिमांड मार्केट से आ रही है कि इस स्कीम को दोबारा न्यू रिजीम में दिया जाए। इसके अलावा महिला नारी शक्ति को कुछ आगे बढ़ावा देने के लिए कुछ उनको हो सकता है करों में अलग से छूट दी जाए, या उनके लिए कोई नई स्कीम निकाली जाए, फाइनेंस की स्कीम निकाली जाए, क्योंकि वो आगे बढ़ सके, अपना कार्य जो स्वयं रोजगार सृजन कर सके। ठीक है, रोजगार जो है सबसे बड़ा मुद्दा हमारे देश में फिलहाल के लिए, रोजगार और इन्फ्लेशन, उसको लेकर इसमें क्या कुछ खास हो सकता है?
इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो सबसे बड़े मुद्दे फिलहाल के लिए जो विपक्ष उठाता है और जो तमाम जनता भी इस बात को लेकर बोलती है, जो महंगाई और ये सबसे बड़े मुद्दे यही है, महंगाई और बेरोजगारी, इसको लेकर क्या हो सकता है इसमें खास? ये दो मुद्दे मेन है, महंगाई और रोजगारी। रोजगार के लिए अभी जैसे कहा कि महिलाओं के लिए भी कुछ रोजगार उत्पन्न करने के प्रयास किए जाएंगे। उसके अलावा जो हमारा युवा वर्ग है उसके लिए हो सकता है कोई नई स्कीम या स्किल ट्रेनिंग स्कीम, जिससे वो ट्रेनिंग करने के बाद खुद अपना रोजगार शुरू कर सकें। ऐसी कोई स्कीम सरकार लाने की उम्मीद है हमें। जब जो युवा वर्ग है एक्सपर्ट होगा, किसी स्किल डेवलप करेगा तो अपने रोजगार भी सर्जन करेगा। अपना जो रोजगार है वो भी एक रोजगार है और मोदी सरकार ने हमेशा नौकरी की जगह स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है। जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन एलपीजी सिलेंडर का 19 रुपए महंगा होना, ये किस तरफ, गाड़ी किसी और तरफ नहीं जा रही है? जिस तरीके से बजट पेश होने से पहले झटका लगा है जनता को एक, जो मोबाइल फोन के रेट भी कम किए गए हैं। मोबाइल फोन की जो आपका टैक्स रेट है 15 से 10% किया गया है, वो तक कई रेट बढ़ेंगे, कहीं किसी आइटम के रेट कम होंगे। तो महंगाई तो धीरे धीरे कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है। अगर एक जगह रेट कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कहीं रेट कम भी किए जा रहे हैं। और सरकार हमारी डिजिटाइजेशन के ऊपर बढ़ रही है, इसलिए मोबाइल के रेट 5% कम किए गए हैं। ठीक है, तो यानी कि आप मान रहे हैं कि कुछ राहत मिल सकती है इस बजट में। हालांकि वो तो देखने वाली बात होगी कि 11 बजे जब ये बजट पेश किया जाएगा तो उसमें क्या कुछ तमाम जो वर्ग हैं वो उम्मीदें लगाए हैं, उनकी उम्मीदें कितनी ज़्यादा खरी इसमें साबित होती हैं। राकेश सिंह जी, राकेश, जैसे कि आप बोल रहे थे कि रेवड़ी कल्चर की आप बात कर रहे थे कि चुनाव से पहले आप कह रहे थे इस बजट में कुछ खास नहीं हो सकता, क्योंकि चुनावों के बाद जो है वो पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से उम्मीदें लगा रहे हैं, चाहे महिला वर्ग की बात करें, किसान वर्ग की बात करें, टूरिज्म सेक्टर की बात करें, टैक्स को लेकर बात करें, तमाम जो वर्ग है वो इस उम्मीदें लगाए हुए हैं कि शायद इस बजट में कुछ खास देखने को मिल सकता है। लेकिन 19 रुपए जो एलपीजी सिलेंडर महंगा हुआ है, इस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है, ये दे दीजिए, उसके बाद आगे की हम चर्चा करेंगे। गैस सिलेंडर हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कोई चीज, देखिए महंगाई का वैसा कुछ नहीं होता। महंगाई का वजह उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही जितना उसका खर्च हो रहा है। अब खर्च कैसे कम हो, इस विषय पर उनको विचार करें। और शास्त्री हमारे साथ बैठे, देखिए खर्च तब होगा जब उसकी रिसोर्सेज सस्ता होंगे, और हमारे यहाँ रिसोर्सेज सस्ता नहीं है। रिसोर्सेज सस्ता कैसे होगा? 140 करोड़ का मेरा देश है, उसमें आप 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हो, तो काम क्यों करेगा? 81 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन मिल रहा है, तो वो खाली बैठा हुआ है, काम ही नहीं करेगा। देखिए देश में अब हम 5 ट्रिलियन की तरफ जा रहे हैं, और शास्त्री हमको इस बात का सपोर्ट करेंगे, हम 10 ट्रिलियन भी डॉलर जा सकते हैं, तब जब 140 करोड़ लोग उत्पादक के तरफ जाएंगे। असली कमाई प्रोडक्शन से होता है, हम सामान बनाएंगे। अमेरिका का अर्थव्यवस्था क्यों है? वो हथियार बेचता है दुनिया भर में महंगी चीजें। फ्रांस का अर्थव्यवस्था बढ़िया क्यों है? वो हथियार बेचता है। और हम क्या बेचते हैं? सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, चूंकि हमने सॉफ्टवेयर में महारत हासिल की है। उसी तरह से अगर हम 140 करोड़ लोगों के हाथ में काम दे दें, और काम कब देंगे? लाल फीताशाही जब कम होगी। और लाल फीताशाही, आपको याद हो, एक बात रख देता हूं, मनमोहन सिंह जब पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बोला कि हम लाल फीताशाही को हटाएंगे, उनका खुद का हटने का नौबत आ गया। इतनी जकड़ रहे हैं ये सब व्यवस्था में, कोई काम। आपने नया चैनल शुरू किया है, चैनल करेंगे 50 आपको चिट्ठी आ जाएगी। इन सब चीजों को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे तब तक चीजें सस्ती नहीं होंगी। सस्ता तब होगा जब 140 करोड़ लोगों का। अब सब्जी का मौसम आता है, किसान सब्जी उगा देता है तो वो 2 रुपए किलो हो जाता है, और जब सब्जी का मौसम चला है तो 200 रुपए किलो हो जाता है। क्यों? क्योंकि मांग और डिमांड है, डिमांड और सप्लाई में अंतर आता है। तो आप डिमांड को मद्देनजर रखते हुए सप्लाई चेन को जब तक मजबूत नहीं करिएगा, चीजों में बैलेंस नहीं होगा। और यह व्यापक निर्णय से होता है, लोक लुभाव से नहीं होता। और लोकतंत्र की कुछ खूबसूरती है तो कुछ बुराई यानी आप कह रहे हैं कि सप्लाई को स्ट्रॉन्ग करना बेहद जरूरी, क्योंकि फिलहाल के टाइम में डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है, इसलिए जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है लगातार। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ ही देर में।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो बजट पर चर्चा में आपका स्वागत है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि आज 11 बजे बजट पेश होने वाला है, इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी क्या कुछ बजट को लेकर कह रही हैं, आपको सुनवाएंगे। तीसरी चीज उन्होंने वादा किया था कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। अब देखिए, जो पूंजीपतियों ने भ्रष्टाचार किया वो भागकर विदेशों में बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे जिसने किया भ्रष्टाचार और सिस्टमिक इश्यूज थे, उसको एड्रेस करने की बजाय विपक्ष को कह दिया वी आर एंटी इंडिया। आज वो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्ल्ड के रिचेस्ट आदमी हैं, पर उनकी जो कंपनीज चल रही हैं वो मोदी सरकार की उसकी पॉलिसी की वजह से चल रही है, जहाँ पे अदानी बचाओ अदानी बढ़ाओ कार्यक्रम हुआ है। तो किसानों की आमदनी दुगनी होगी। किसान त्रस्त बैठा है पर उसकी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं जहां पे मैं कहती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी वो पहला वादा पूरा करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट वादा कि काला धन वापस लाएंगे, 15-15 लाख रुपए हम सबके खातों में आएंगे। उनमें से कुछ 1/10 भी उसका काम कर दे तो मैं उम्मीद करती हूं कि ये बजट सक्सेसफुल रहेगा। पर जिस तरीके से पूंजीपतियों के लिए हर साल बजट बना है, इस साल भी वही होना है। यही देश के लिए सबसे बड़ा दुख है। हेमंत सोरेन को कल रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, उस पर क्या कहना है? बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हो रही हूँ, आश्चर्यचकित नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जहां जहां विपक्षी सरकारें हैं या जहां जहां विपक्ष मजबूत है, उनको खत्म करने का काम, उनको चुप करने। तो बजट पर चर्चा हम कर रहे हैं। जिस तरीके से तमाम वर्ग जो है वो उम्मीदें लगाए हुए हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह जी जुड़े हुए, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही आलोक पांडे जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषज्ञ। तो देखिए, जिस तरीके से बजट पर हम चर्चा कर रहे थे, तमाम वर्गों की हम बात कर रहे थे। राकेश जी, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ खास हो सकता है? तमाम सेक्टर्स की हम बात करेंगे, तो हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ खास हो सकता है इस बजट में? जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए तो सबसे ज्यादा जो आमूलचूल सुधार हुआ है, जो दिख भी रहा है, वो सड़क और हेल्थ में ही हुआ है। सड़क और स्वास्थ्य प्रधानमंत्री का दिख रहा है। देखिए, जो इंस्टेंट 2.25 लाख रुपया लग रहा था वो 15,000 का हो गया। कैन यू इमेजिन कि जो चीज आपको 2.25 लाख 1,75,000 की पड़ रही थी वो 15,000 की हो गई है। जो दवाइयां 500 की पड़ रही थी अब वो 50 रुपए की हो गई है। यह नरेंद्र मोदी ने जरूर किया है और ज्यादा गुंजाइश इसमें बन रही है। 2-3 चीजें जो नरेंद्र मोदी को हेल्थ सेक्टर में करना पड़ेगा वो होगा सरकारी हेल्थ का सुधार। सरकार का जो सरकारी अस्पताल का हेल्थ का सुधार बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, एम्स में जाऊंगा, मेरे को 2 दिन में नंबर ही नहीं मिलेगा। हालांकि अब आधार कार्ड से जुड़ने का व्यवस्था हो गया है। तीसरा क्या होगा कि आज आप एक्सरे करवाइए तो 15 दिन के बाद आपका रिपोर्ट मिलेगा और 5 महीने बाद आपको नंबर मिलेगा। इन सब चीजों पर सुधार तब होगा जब जाकर के एम्स बढ़ेंगे। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद एम्स बढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य को जरा दुरुस्त करें, तब जाकर के जो असंतुलन है ना अपोलो और एम्स का, वो दूर हो जाएगा, आम जन को स्वास्थ्य सुविधा होगी। एक चीज मैं आपको बता दूं जो ज्यादा मुझे लग रहा है कि इसमें एड्रेस होगा, वो होगा राम मंदिर को पर्यटन क्षेत्र में विकसित करना, क्योंकि वो विकसित हो चुका है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। तो अयोध्या और आसपास में बढ़िया साफ सफाई, क्योंकि हम देखते हैं ना तीर्थस्थल के आसपास बड़े लूट खसोट होते हैं। तांगा वाला कहता है मैं इतना रुपया लूंगा, जो भी वहां इन्वॉल्व लोग हैं वो मनमानी करते हैं। शुक्र है कि वहां पर योगी आदित्यनाथ है तो मनमानी तो नहीं होने देंगे, लेकिन सरकारी स्तर पर उसके विकास का कोई योजना होगा कि मैं अयोध्या जाऊं ना तो मुझे लगे कि मैं भगवान राम का दर्शन करने आया हूं, रहने में, खाने में, आने जाने में मुझे कोई तकलीफ ना हो, तो जा करके ये पर्यटन बढ़ेगा। और मैं समझ रहा हूं कि आमदनी का जो स्रोत राम मंदिर देगा जैसे पर्यटन के वजह से, वो कहीं और नहीं देगा। इस बजट से इन सब चीजों को जरूर, राम मंदिर, देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण में राम मंदिर आया हुआ है तो बजट में नहीं आएगा ऐसा मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं करता, क्योंकि वो तो राष्ट्रपति थे, कुछ प्रोटोकॉल था। ये तो सीधा सीधा सरकार के अंग है, तो ये खूब मंदिर 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 कहेंगे, क्योंकि उससे चुनावी लाभ भी होगा और पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है आलोक जी, मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ खास होने वाला है? क्योंकि 2019 के बजट में देखने को मिला था जब टैक्स में बदलाव हुआ था, तो इस बार आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ खास हो सकता है? निशु जी, सरकार सबसे ज्यादा कठोर मध्यम वर्ग के लिए ही है।
पिछले 10 सालों में सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, एक दो बार छोड़ करके। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार इस बार भी मध्यम वर्ग को ही निगलेक्ट करेगी, क्योंकि जो लोअर क्लास है उसको 80 करोड़ लोगों को भोजन देना उसकी प्राइमरी जरूरत है। क्योंकि कोविड के बाद जो अगर सरकार वो काम नहीं करती तो शायद भारत में भूखमरी फैल जाती, लोगों को काम छूट गया था। कोविड के समय -27% ग्रोथ माइनस में थी, इसलिए सरकार ने उस समय वेलफेयर स्टेट के नाते लोगों को भोजन देने का काम किया था। हालांकि अब जो उन्होंने 5 साल के लिए आगे बढ़ाया है, मैं मानता हूं कि शायद इससे बचा जा सकता था, तो आर्थिकी में संतुलन भी बना रहता और उधर उस समय लोगों को मदद भी मिल जाती। तीसरी बात आती है कि अपर क्लास के लिए उसे भारत में, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, सरकार को इंडस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ अतिरिक्त देना पड़ेगा। तो जो मध्यम वर्ग है ये एक ऐसा वर्ग है जिसको भारत सरकार मानती कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो मैं मानता हूं कि लॉलीपॉप के सिवाय शायद मध्यम वर्ग को कुछ नहीं मिलेगा। निशु जी, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि लेकिन 2019 में तो जब डिडक्शन था वो 10,000 कम कर दिया गया था ना, डिडक्शन जो था 2019 में, मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसा ही कोई लॉलीपॉप फिर मिल जाएगा जिससे बहुत मिनिमम हमें लाभ मिले और लगे कि हाँ मध्यम वर्ग के लिए कुछ कर दिया गया। वो भी आप देखेंगे कि पिछले जो 2014 से लेकर के और 2024 के बीच में 1 या 2 बार, जहां तक मुझे याद आता है, सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए कुछ काम किया है। हर बार मध्यम वर्ग टीवी में टकटकी लगाया रखता है। जो गृहिणियों की आपने फोटो दिखाई वो मध्यम वर्ग की है। जो अपर क्लास के लोग उनको किचन में कोई दिक्कत नहीं है, और जो लोअर क्लास के लोग उसको सरकार किचन में पूरी मदद कर रही है। जो किचन से छीनती है वो मध्यम वर्ग से ही छीनती है सरकार। तो इसलिए मध्यम वर्ग के लिए मैं कोई बहुत बड़ी उम्मीद करूं, मोदी जी ऐसा कुछ शायद नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा निगलेक्टेड वर्ग अगर कोई है भारत में तो मध्यम वर्ग है। सरकार को लगता है कि इसके पास सब बढ़िया है, इसको क्या जरूरत है कुछ देने की। ठीक है, तो यानी कह रहे हैं इस बार मध्यम वर्ग के लिए जैसे कि दोहरी मार जो है इस बजट में पड़ सकती है। राकेश जी, मध्यम वर्ग को झुंझुना मिलेगा केवल। जी, आपको मैं बीच में रोकना चाहूंगी। इस बीच हम दिखा रहे हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहुंचे हैं, जहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 11 बजे अंतरिम बजट पेश किया जाना है। हालांकि चुनावों के बाद जो पूर्ण बजट है वो पेश किया जाएगा। जिससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। आज 11 बजे अंतरिम बजट जो है वो पेश किया जाना है, जिसको लेकर हम आपको बता रहे थे किस तरीके से तमाम जो वर्ग हैं वो उम्मीदें लगाए हुए हैं। मध्यम वर्ग से लेकर जो किसान वर्ग है वो भी इससे उम्मीद लगाए हुए हैं, और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में कुछ छूट हो सकती है, इसकी उम्मीद भी लगाई जा रही है। हालांकि 11 बजे ये बजट पेश होगा, अंतरिम बजट है ये। इसी बीच आपको बड़ी खबर हम आपको बता दें बजट से जुड़ी, जहां राष्ट्रपति ने बजट को मंजूरी दे दी है। तो आज 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट जो है वो पेश करेंगी। अंतरिम बजट वित्त मंत्री पेश करेंगी आज 11 बजे। तो राष्ट्रपति ने इस बजट को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद आज 11 बजे यानी कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों बाद ये बजट पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट है ये, मोदी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट आपको बता दें, जिसको लेकर आज राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी है और ये 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। लगातार 6वां बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करती नजर आएंगी भवन में। तो अंतरिम बजट होने वाला है ये। आपको बता दें कि पूर्ण बजट जो है वो चुनावों के बाद पेश किया जाएगा। इस अंतरिम बजट से भी तमाम जो लोग हैं वो उम्मीदें लगाए हुए हैं। जिस तरीके से ये चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव जो है वो नजदीक है, उससे पहले इस अंतरिम बजट से तमाम जो सेक्टर्स हैं, जो वर्ग हैं, वो बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। महिलाओं की बात करें, रोजगार की बात करें, शिक्षा वर्ग की बात करें, तो तमाम क्षेत्रों में कुछ बड़े ऐलान इस बजट में किए जा सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं, जहां राष्ट्रपति ने इस बजट को मंजूरी दे दी है और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना 6वां बजट पेश करेंगे। तो 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच गए हमारे साथ। हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी भी जुड़ गए हैं।
तो अनिकेत, पहले मैं आपसे जानकारी ले लेती हूँ। अनिकेत, क्या कुछ लोगों में देखने को मिल रहा है, किस तरीके की उम्मीदें लोग लगा रहे हैं इस बजट से? देखिए निशु, अगर बात की जाए केंद्र सरकार के इस बजट की, तो अगर अनुमान की अगर बात की जाए तो तमाम जो विश्लेषक हैं वो ये अनुमान लगा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार का जो बजट होगा ये 6वां बजट होगा और निर्मला सीतारमण इसको आज पेश करेंगी। हालांकि इसके पहले अगर बात की जाए तो मोरारजी देसाई थे जिन्होंने 6वां बजट पेश किया था, और निर्मला सीतारमण दूसरी वित्त मंत्री है जो 6वां बजट पेश करने जा रही है निशु। हालांकि अगर बात की जाए इस पूरे बजट की, तो किसान हो या फिर गांव हो और इसके साथ ही जो महिलाएं हो, उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए बजट बनाने का जो प्रयास है वो किया गया है, और ये अनुमान साफ तौर पर लगाया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि जो गांव है, जो तमाम जो उत्तर प्रदेश है या अन्य राज्यों के जो गांव है, वहां पर किस तरह से विकास किया जाए, और जो महिलाएं हैं उनको जो राशि जो बात की जा रही है, उनको जो 12,000 रुपए सालाना देने की जो बात है, उस पर भी विचार चल रहा है निशु। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं किसान, महिलाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कहीं ना कहीं जो पूरा बजट है उस पर केंद्रित रहने वाला है निशु। ठीक है, तो यानी आप कह रहे हैं तमाम लोग जो हैं वो उम्मीदें लगाए हुए हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, जिस तरीके से बताया अनिकेत ने कि तमाम जो वर्ग हैं उम्मीद लगाए हुए हैं, आपको क्या लग रहा है कि शिक्षा क्षेत्र में क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, सरकार शिक्षा क्षेत्र में क्या नई नीतियां लाएंगी वो तो सरकार जाने, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में कम से कम ये तो कर दे कि वहां गुणवत्ता युक्त तो पढ़ाई होने लगे। जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो जूनियर एजुकेशन है, जो सरकारी स्कूल है, उनमें एक तो शिक्षकों से बहुत ज्यादा काम लिया जाता है। वो काम जो शिक्षा से अलग है, शिक्षणेतर कार्य कराया जाता है। प्राइमरी एजुकेशन से जिले का जो भी डीएम होता है, वो जब कोई भी काम कराना होता है वो प्राइमरी टीचर को पकड़ लेता है कि तुम करो। तो प्राइमरी टीचर पढ़ाएगा या शिक्षणेतर कार्य करेगा? 40 से ज्यादा कार्य ऐसे हैं जो प्राइमरी टीचर से सरकार लेती है, वहां का डीएम लेता है। तो फिर पढ़ाई कैसे करेगा जो शिक्षक, कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? और आप देखिए जो प्राइवेट सेक्टर की एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा महंगी है। मिडिल क्लास भी उसे अफोर्ड करने में उसकी हालत खराब हो जाती है। तो सरकार को एक तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो, इसके लिए शिक्षकों से अलग कोई कार्य न कराया जाए, शिक्षणेतर कार्य न कराया जाए। दूसरा, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एजुकेशन है उनको भी कंट्रोल करे, उनकी मनमानी न चलने दे, फीस नियंत्रण को। फीस जितना भी चाहते हैं वो डिसाइड करते हैं, तो सरकार को कैप लगाना चाहिए कि इससे ज्यादा वो फीस अब वसूल नहीं कर सकते। इससे भी मध्यम वर्ग को और भारत के आम नागरिक को अपने बच्चों को अच्छी गुणवत्ता एजुकेशन देने में मदद मिलेगी। और जो ये प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये अपनी जो मनमानी करते हैं, इससे भी समाज को राहत मिलेगी। ये सरकार से उम्मीद करते हैं। पिछले 10 सालों में तो ऐसा कोई हमें बड़ा परिवर्तन इस क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया। देखते हैं अंतरिम बजट में भी मैं शायद सरकार से कोई ऐसी उम्मीद नहीं करता। हालांकि सरकार बहुत कोशिश कर रही है टीचरों को समय से स्कूल लाने के लिए, ले जाने के लिए, कि समय से स्कूल आए, लेकिन क्योंकि प्राइमरी शिक्षकों से, जूनियर शिक्षकों से अत्यधिक काम कराती है, काम के बोझ से वो दबे हुए हैं, तो शिक्षक फिर बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान नहीं दे पाते। तो यानी कि ये शिक्षा में जो आप बता रहे थे कि इसके सुधार की उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है, तो आज 11 बजे बजट पेश किया जाएगा। हमने चर्चा की किस तरीके से क्या कुछ इस बजट में खास हो सकता है और क्या कुछ होना चाहिए, इस पर भी हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। इससे बीच रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में।